अब उस बंदे की कॉल कटती है और मेरे पास ये मेल आता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगले 5 महीने तक ये लोग मुझे 100 रुपए की भीख देंगे। तो मैंने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट और दिखाना शुरू करा और सामने वाला बंदा फैलता चला गया। और ये सब कुछ इतने हड़बड़ी में हुआ कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये जब चल रहा था तब मैं समझ गया कि भाई अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता और मेरे पैसे जा चुके हैं। ओके, तो 24 मई को मेरे पास एयरटेल की तरफ से एक कॉल आती है और मेरे 3600 रुपए डूब जाते हैं। मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि एयरटेल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इंडिया में इंटरनेट यूज करने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो सकता है। अब स्कैम क्या हुआ है इसका पूरा अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपको कहानी शुरू से सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सीधा स्कैम पर जाना चाहते हो तो इस टाइम फ्रेम पर चले जाओ, आपको वहां से मिल जाएगा। तो अब तक आपने सुन लिया होगा कि एयरटेल इंडिया में पोस्टपेड प्रायोरिटी लेकर आया है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जब एक टावर से जरूरत से ज्यादा लोग जुड़े होंगे तो पहले प्रायोरिटी पोस्टपेड वालों को दी जाएगी, उसके बाद गरीब प्रीपेड वालों को। और ये कैसे काम करेगा उसको समझाने के लिए एयरटेल ने खुद 3 एग्जांपल लिए हैं। इनमें से ये वाला तो चलो जेन्युइन है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही जेनेरिक है? ट्रैफिक में वीडियो कॉल और भीड़ भाड़ में कैब बुक करने के लिए आपको प्रायोरिटी सर्विस का यूज करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि प्रीपेड वालों के लिए स्टैंडर्ड कितना गिरने वाला है। इसके बाद इन्होंने खुद बोला कि एयरटेल इंडिया का पहला ऐसा नेटवर्क है जो नेटवर्क स्लाइसिंग का यूज कर रहा है। अब ये आधा सच है और आधा झूठ। आधा झूठ इसलिए क्योंकि जियो ये काम बहुत पहले से करता आ रहा है, और आधा सच इसलिए क्योंकि एयरटेल इंडिया का पहला नेटवर्क प्रोवाइडर बन गया है जो नेटवर्क स्लाइसिंग का यूज करके आपके प्लान के हिसाब से आपसे भेदभाव करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है। देखो, हमारा जो 4G था वो 3G को ही थोड़ा सा अपग्रेड करके बनाया गया था, लेकिन 5G को 2 तरीके से बनाया गया है। पहला जो एयरटेल ने बनाया, उसने अपने एग्जिस्टिंग 4G टावर्स के ऊपर ही कुछ अपग्रेड करे, बेसिकली कुछ हार्डवेयर और मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट, जिससे वो 4G टावर को ही 5G में कन्वर्ट कर पाया। इस तरीके को हम कहते हैं NSA 5G, यानी नॉन स्टैंड अलोन 5G। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार आपको दिखाता है आपके फोन पर 5G आ रहा है, लेकिन चल रहा होता है वो पीछे से 4G। आपने कई बार एयरटेल में कंप्लेंट देखी होगी कि लोगों को अनलिमिटेड 5G बोला जाता है, लेकिन 5G होने के बाद भी 2 GB के बाद उनका डेटा चलना बंद हो जाता है, क्योंकि असल में बैकएंड में वो 4G पर चल रहा होता है, आपको बस दिखा रहा होता है 5G। ये वाली प्रॉब्लम जियो के साथ नहीं होती, क्योंकि उसने अपना नेटवर्क सेट किया है SA यानी स्टैंड अलोन नेटवर्क पर। इसीलिए वो खुद को ट्रू 5G कहता है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि असल में 5G SA यानी स्टैंड अलोन नेटवर्क के ऊपर ही बनाया गया था। अब इस ऐसे 5G के पास ना एक सुपर पावर है जो NSA 5G के पास नहीं है। मान लो एक ऐसे टावर से एक टाइम पर ही 10,000 स्मार्टफोन्स जुड़े हुए हैं, तो ऐसे टावर के पास इतना कंट्रोल होता है कि वो चाहे तो सिर्फ एक मोबाइल को 1 Gbps और बाकी 9,999 मोबाइल को 100 Mbps की स्पीड दे सकता है। इसी प्रिसीजन से अलग अलग लोगों को अलग अलग स्पीड दे पाने की कैपेबिलिटी को हम कहते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग। तो अभी तक एयरटेल के सारे टावर्स NSA पे चल रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में उसने अपने कई टावर्स को NSA से SA पे अपग्रेड किया है, और इस अपग्रेड को करने के लिए उसने अच्छे खासे पैसे भी खर्च किए होंगे। तो उसने सोचा कि जब हमने इतना पैसे खर्च कर ही दिए तो क्यों ना कस्टमर से वो पैसे वापस लिए जाएं और नेट न्यूट्रलिटी की अम्मा बहन कर दी जाए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये नेट न्यूट्रलिटी क्या है। ये टर्म इंडिया में फेमस हुआ था 2015 और 16 में, जब एयरटेल जीरो करके एक प्लान लेकर आया था। इस प्लान में आप कुछ एप्स को विदाउट डेटा का यूज करे एक्सेस कर सकते थे। मतलब आपने 1 महीने का 1 GB का डेटा प्लान लिया है, तो अगर आप मान लेते हैं फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक यूज करने पे आपका कोई भी डेटा नहीं जाएगा। आप जब यूट्यूब करोगे तब वो 1 GB में से डेटा यूज होना शुरू होगा। लेकिन ऐसा करने से मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास इतनी पावर आ जाती कि ये चाहे तो जिस बिजनेस को उठाना चाहे उसे उठा सकते थे और जिसको गिराना चाहे उन्हें गिरा सकते थे। तो ऐसा कुछ ना हो और इंटरनेट हमारे लिए न्यूट्रल बना रहे, इसके लिए ट्राई को बीच में आना पड़ा और उसने बोल दिया कि भाई कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और ये नेट न्यूट्रलिटी का डिबेट वहीं पर खत्म हो गया था। अब 2015, 16, 17 के अंदर हमारा 4G नया आया था, और 4G के ऊपर क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अब इस रूल के अंदर कंटेंट बेस के ऊपर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता था, लेकिन क्लास के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना है या नहीं करना इसके बारे में बात नहीं हुई थी। मतलब कोई ज्यादा पैसे देगा तो उसे अच्छी सर्विस दो, कोई कम पैसे देगा तो उसे बुरी सर्विस दो, इसके बारे में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पर 4G ही मेन था, और 4G के अंदर ये क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं जा सकता था। इसके लिए हमें 5G टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जो अब आई है, और एयरटेल इसी लूप होल का फायदा उठा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हो, ब्रॉडबैंड में तो ये क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कब से चला आ रहा है। 499 के प्लान में आपको 40 Mbps, 799 में 100 Mbps, 4,000 रुपए दोगे तो आपको 1 Gbps का प्लान मिलता है। ये भी तो क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन जब मोबाइल डेटा ये काम कर रहा है तब हमें प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्यों? तो देखो, इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। हमारा जो ब्रॉडबैंड होता है वो वायर्ड के थ्रू आता है, और वहां पर स्पेस बहुत ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गली के अंदर मान लो 10 घर हैं। पहले घर के अंदर 40 Mbps, दूसरे के अंदर 100 Mbps, और जो लास्ट
पास वाला घर है वहाँ पर 1 Gbps की स्पीड बांटी गई है। अब यहाँ पर कंपनी पीछे से कैपिंग यूज करती है। अब ये कैपिंग इसलिए लगाई गई है क्योंकि वो जो मेन वायर है जो उस गली में लगी हुई है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि सारे के सारे घर के अंदर चाहे तो 10 Gbps तक की स्पीड जा सकती है अगर वो कैपिंग ना लगाए तो। इसी वजह से अगर किसी का प्लान 40 Mbps का है, वो अगर 1 Gbps की स्पीड कहीं से जुगाड़ कर भी लेता है तो भी उसके बगल में रहने वाले 100 Mbps वाले की स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो मोबाइल डेटा है वो हवा में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ट्रेवल करता है और हर कंपनी के पास हर एरिया के लिए एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम ही अवेलेबल है और इस लिमिटेड स्पेक्ट्रम के अंदर भी वो एक एरिया में लिमिटेड फ्रीक्वेंसी ही भेज सकता है और यही लिमिटेशन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको भी एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लो। मान लो एयरटेल का एक टावर है, वो अपने मैक्सिमम स्पेक्ट्रम में 1 Gbps तक की टोटल स्पीड भेज सकता है। तो अब उस टावर से अगर 10 मोबाइल फोन जुड़ते हैं तो आइडियली सबको 100 Mbps तक की स्पीड मिलनी चाहिए, जो कि अभी मिलती भी है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये प्रायोरिटी पोस्टपेड की वजह से अगर कोई एक बंदा प्रायोरिटी वाला उस ग्रुप में आ जाता है तो एयरटेल क्या करेगा, उस 1 Gbps में से 500 Mbps उस एक यूजर को दे देगा, बाकी बचे हुए 9 यूजर्स को 500 Mbps में ही अपना काम चलाना पड़ेगा। तो पहले जहाँ पर सबको 100 Mbps मिल रहा था, अब एक को 500 Mbps मिलेगा और बाकियों को 50 Mbps। मतलब एक को स्पीड देने के लिए आपको बाकियों की स्पीड छीननी पड़ेगी और यही हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। अब हमें ये कंसर्न पता चला तो एयरटेल को भी पता होगा कि भाई लोग तो हमसे सवाल पूछेंगे, तो उन्होंने अपना जवाब पहले से ही रेडी कर रखा था। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि भाई यूके, जर्मनी, सिंगापुर ये लोग भी इस तरीके से सर्विस देते हैं, हम तो कुछ नया कर नहीं रहे तो हमें गालियां मत देना। अब ऊपर से देखने में तो ये फेयर डील लगती है कि हाँ यार बाहर की कंपनियां कर रही हैं तो इंडियन कंपनीज भी कर सकती हैं, क्या दिक्कत है। मैं आपको बताता हूं कि ये कंपैरिजन कंप्लीटली पॉइंटलेस है। पहले ये चार्ट देखो, इंडिया, यूएसए, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया इन सब से डेटा कंजम्पशन में सबसे ऊपर है। अब ये देखो, ये है स्पेक्ट्रम, किस देश के पास मोबाइल नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए कितना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। यहाँ पर यूएसए के पास देखो 13,000 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, यूके के पास 2700, इवन ब्राजील के पास हमसे दुगना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रम हवा ही होती है, हवा में जितनी एनर्जी भेजी जा सकती है उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या इंडियन हवा में और यूएस की हवा में कोई अंतर है, जो यूएस के पास इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और इंडिया के पास नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सी भी कंट्री हो सबके पास सेम स्पेक्ट्रम्स हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करना मोबाइल टावर को लोगों के लिए सेफ रहेगा, उस हिसाब से वो लोग 4G के लिए एक स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं। इसी तरह 5G के लिए जितनी स्पीड चाहिए, जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने एक स्पेक्ट्रम तैयार किया है। अब ये 5G चाहे यूएस का हो, चाहे यूके का हो, चाहे इंडिया का हो, 5G इस पूरी फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए बनाया गया है, डिजाइन करा गया है। अब हुआ क्या है, यूएसए में 5G मान लो इतनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसमें से इतनी फ्रीक्वेंसीज टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने खरीद रखी है। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि 5G इतनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, लेकिन एयरटेल, जियो, वोडाफोन सबने मिलाकर सिर्फ इतनी ही फ्रीक्वेंसी खरीदी है, बाकी ये जितनी भी है ये सारी की सारी अभी अनयूज्ड है। उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम इतनी ही फ्रीक्वेंसी खरीद पाएंगे और इसी में हम जितने भी इंडियंस हैं सबको इसी में हम डाल देंगे। तो इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि आप जैसे ही थोड़े से भी डेंस एरिया से बाहर आउटर एरिया में जाते हो, आपका 5G या तो ड्रॉप हो जाता है या फिर आ भी रहा होता है तो उसमें स्पीड बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। और इसी वजह से ये कंपैरिजन फेयर नहीं है, क्योंकि यूएस में जो ये टियर सिस्टम बनाया गया है वो बिल्कुल ब्रॉडबैंड जैसा है। तो अगर एक को ज्यादा स्पीड देनी भी पड़ गई तो किसी और से वो लेनी नहीं पड़ेगी। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ही यही है कि आपको एक को स्पीड देनी है तो दूसरे से छीननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास स्पेक्ट्रम कम है और लोग बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर एयरटेल ऐसा करता कि वो अपने एनएसए जितने भी टावर्स हैं उनको वैसा का वैसा ही रखता और नए ऐसे टावर्स को लगाता और नए स्पेक्ट्रम खरीदता और फिर ये सर्विस लॉन्च करता, तब हमें समझ में आता कि हाँ भाई जो नए यूजर्स हैं उनको फायदा मिलेगा और पुराने वाले को एज इट इज सारी सर्विस मिलती रहेगी। लेकिन इस सिचुएशन में यही चीज मेंटेन कर पाना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो क्या हमें अभी स्पीड के अंदर कोई फर्क मिलना शुरू हुआ है? तो रिएक्शंस बहुत मिक्स्ड है। कुछ लोगों को फर्क दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है और मेरे हिसाब से ये फर्क अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गर्म है। एयरटेल को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। अगर वो अभी तुरंत ये डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएगा तो टेलीकॉम अथॉरिटी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और वो एयरटेल के पीछे भी पड़ सकती है और ये सिस्टम उन्हें बंद करना पड़ सकता है, जैसे उन्हें एयरटेल जीरो वाला प्लान बंद करना पड़ा था। तो मेरे हिसाब से अभी सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। धीरे धीरे करके फेजेस में ये लोग इस चीज को रोल आउट करेंगे कि हाँ भाई इस एरिया में अब हम प्रायोरिटी देंगे पोस्टपेड वालों को, दूसरों से स्पीड कम करते रहो, एयरटेल पोस्टपेड वालों को ज्यादा दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पोस्टपेड में शिफ्ट करें। और यही इस पूरे गेम का मास्टर प्लान है। एयरटेल
एयरटेल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पोस्टपेड में शिफ्ट हों। रीजन, प्रीपेड का रिचार्ज सस्ता है, पोस्टपेड का महंगा है। प्रीपेड के अंदर आप एक एक महीने तक भी सिम को बिना रिचार्ज करे रख सकते हो। मतलब आपका रिचार्ज अभी खत्म हुआ, आपको जरूरत नहीं है, आप घर के अंदर हो, आपको वाईफाई लगा हुआ है, आप रिचार्ज मत कराओ, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद करा लेना, लेकिन पोस्टपेड के अंदर आपका लगातार रिचार्ज चलता रहेगा। तो अपने प्रीपेड यूजर को पोस्टपेड में कन्वर्ट करवाकर एयरटेल अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस क्वार्टर में कम हुआ है। इस क्वार्टर में एयरटेल अपने हर एक यूजर से ऑन एन एवरेज 257 रुपए कमा रहा था, जो पिछले क्वार्टर में 259 रुपए था। मतलब इस बार 2 रुपए कम हुआ है, और ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये 3 सालों में पहली बार एयरटेल का आरपू कम हुआ है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पूरा गेम खेला गया है। ओके, तो ये पूरी कहानी थी एयरटेल के नए धंधे के बारे में कि कैसे वो लोग इंटरनेट यूज करने के तरीके को इंडिया में कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इन्होंने मेरे साथ क्या स्कैम किया है। देखो, मैं पहले से एयरटेल ब्लैक यूजर हूँ, मेरे पास एयरटेल का ब्रॉडबैंड और एयरटेल का डीटीएच है। तो जब इनका ये पोस्टपेड प्रायोरिटी प्लान आया तो मैं एयरटेल थैंक्स ऐप में जाकर चेक कर रहा था कि भाई क्या प्लान है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इन्हें मेरा इंटरेस्ट दिख गया होगा वहां पे कि भाई ये देख रहा है इस चीज को। तो 24 मई को मेरे पास इनकी कॉल आती है, बोलता है कि सर आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हो, आपके पास एक एयरटेल की प्रीपेड सिम जो है आप उसको पोस्टपेड में कन्वर्ट करवा लो, आपको प्रायोरिटी पोस्टपेड वाला सिस्टम भी मिल जाएगा और हम उसे ब्लैक में ऐड करके आपको 100 रुपए का डिस्काउंट भी दे देंगे। अब मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर पता होना चाहिए कि ये ऑफर सारे ब्लैक यूजर्स के लिए है, लेकिन मुझे नहीं था। मैं खुश हो गया, मुझे लगा मेरे लिए ये लोग स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट और दिखाना शुरू करा और सामने वाला बंदा फैलता चला गया। ये देखो, मैंने अक्टूबर को 1 साल के लिए अपने फोन में रिचार्ज कराया था। मतलब अक्टूबर 2027 तक मुझे कोई पैसा नहीं देना था और मेरे पास अनलिमिटेड 5G वाला प्लान अवेलेबल था। तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपका जो भी बचा हुआ पैसा है उसको आपके बिल में एडजस्ट करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे मुझे। उसने बोला कि आप एयरटेल का ऐप खोलो। मुझे लगा वहां पर जाकर दिखाएगा कि मुझे कितने पैसे देने हैं। बोलता है कि पोस्टपेड पे जाओ और वहां पर जाकर पोर्ट करने के ऑप्शन पे चले जाओ। मैंने कहा पहले बता तो सही कि भाई कितने पैसे देने हैं। तो कहता है कि सर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आपका जो भी पैसा है बिल्कुल सेफ पड़ा हुआ है, आपका सारा एडजस्ट हो जाएगा, आप बस क्लिक कर दो। मतलब उसने मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया कि मैंने उसे क्लिक कर दिया और मेरी पोर्ट की रिक्वेस्ट चली गई। अब उसने बोला कि सर आपको थोड़ी देर में मेल आ जाएगा कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, आप एक काम करो 1 घंटे बाद हम कॉल करेंगे, जब तक आपकी सिम भी पोर्ट हो जाएगी और मैं आपके जो कनेक्शन है उसको एयरटेल ब्लैक के साथ कनेक्ट करा दूंगा। अब उस बंदे की कॉल करती है और मेरे पास ये मेल आता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगले 5 महीने तक ये लोग मुझे 100 रुपए की भीख देंगे। मुझे अगले 5 महीने तक 1 भी रुपए नहीं देना था, लेकिन इन्होंने मुझे मैनिपुलेट करा, मुझे फोर्स करा और अब मुझे हर महीने बिना बात के 429 रुपए देने। मतलब 449 रुपए का प्लान है प्लस 18% जीएसटी, ये बनते हैं 529 रुपए। 100 रुपए की ये लोग भीख दे रहे हैं तो मुझे 429 रुपए देने हैं। क्यों पता नहीं। मतलब अगर 100 रुपए 150 रुपए भी मुझे हर महीने देने पड़ते तो मैं कह देता कि चलो ठीक है, मुझे एटलीस्ट 4G तो अनलिमिटेड मिल रहा है ना। 5G पहले भी अनलिमिटेड था, 4G नहीं था। अब 4G भी अनलिमिटेड है तो 100 रुपए जा सकते हैं, ठीक है। 450 रुपए क्यों दूं मैं? तो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करी। मैंने कहा भाई एक काम कर, मुझे तो मैनिपुलेट करके ये करा गया है, आप एक काम करो मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल कर दो। अभी तक मेरी सिम कन्वर्ट नहीं हुई थी, अभी वो रिक्वेस्ट में ही थी। मैंने कहा एक काम करो मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो और मेरा पुराना वाला जो प्लान है उसी पर मुझे चलने दो। तो कहता है कि सर मैं प्रीपेड पे कर तो दूंगा आपको। अब की बार दूसरे बंदे को थी कॉल, वो कह रहा है सर मैं प्रीपेड पे कर तो दूंगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका रिचार्ज अब कैंसिल हो चुका है, आपको दोबारा से रिचार्ज करवाना पड़ेगा प्रीपेड होने के बाद। मतलब जब भी हम पोर्ट की रिक्वेस्ट डालते हैं तो हमारा जो भी प्लान चल रहा होता है वो इमीडिएट बेसिस पर कैंसिल कर दिया जाता है। ये बात मुझे कौन बताएगा? और ये सब कुछ इतने हड़बड़ी में हुआ कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये जब चल रहा था तब मैं समझ गया कि भाई अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता और मेरे पैसे जा चुके हैं। तो ये स्कैम आपके साथ भी कैसे हो सकता है? अगर आपने थोड़ा सा भी पोस्टपेड के ऊपर अपना कंसर्न दिखाया तो आपके पास एयरटेल की कॉल जरूर आएगी। और जब भी वो कॉल आती है प्लीज उन्हें बहुत प्यार के साथ बोल देना कि भाई मुझे दोबारा कॉल मत करो, मुझे नहीं कराना। अगर आपको कराना भी है तो अगर आपका रिचार्ज जब खत्म हो जाए उसके बाद पोर्ट करा सकते हो। ओके, तो ये पार्ट मैं अलग से शूट कर रहा हूँ। मेरे पास जो फोन आया था वो 24 मई को आया था। मेरी सिम 24 मई को ही पोर्ट हो गई थी। आज है 31 मई और अभी तक मुझे अपने फोन पर प्रायोरिटी 5G नहीं दिखा रहा, जबकि सेम प्लेस पर मेरे दोस्त की सिम पर मुझे प्रायोरिटी 5G दिखा रहा था। तो मान लो मैं अपने सिम पर सिर्फ इस वजह से प्रायोरिटी 5G करवा रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं निकलना है और वहां पर मुझे प्रायोरिटी की जरूरत पड़ सकती है।
5 दिन हो गए हैं और अभी तक मुझे वो सर्विस मिल ही नहीं रही है जिसके लिए मैंने पे करना शुरू कर दिया है। दूसरा सॉल्यूशन, मुझे नहीं लगता कि अभी एज ऑफ नाउ एयरटेल पोस्टपेड वालों को कुछ बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं मिलेगा। तो अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाते तो आपको वहां पर पोस्टपेड कराने की वैसे भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी कुछ महीनों तक तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अभी बहुत ज्यादा गर्म माहौल है और अभी ये लोग इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो कुछ टाइम तक सब कुछ सही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपको फील होता है कि आपको पहले जो एयरटेल में स्पीड मिलती थी अब वो नहीं मिल रही है, तो अपने दोस्त वगैरह की किसी की सिम वगैरह लेके आओ, जियो का डाल के देखो कि अगर वहां पर स्पीड अच्छी मिल रही है तो आप जियो में चुपचाप पोर्ट करा लो। अगर एयरटेल का ये प्लान कामयाब हुआ तो गारंटी है कि जियो भी ऐसा कुछ जरूर लेकर आएगा। बाकी आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि ये पोस्टपेड वालों को क्या फर्क दिखा, प्रीपेड वालों को क्या फर्क दिखा, नीचे कमेंट में बता देना। बाकी जितने भी लोगों को स्मार्टफोन खरीदना है आप लोग यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।